Hello everybody, welcome back to this online platform शिवालिक स्टडी अड्डा। myself महिमा त्रिवेदी। आज हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर UPHESC 2014 के असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसपे हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ नए आंकड़ों को भी शामिल किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दी गई है। तो जो आज का ये सेशन है, ये इस आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो गाइस, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टानों के बारे में कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने, जमने एवं रवा बनने की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। दूसरा, आग्नेय चट्टानों में अवसादी चट्टानों की तरह परतें नहीं होती, परंतु बड़े पौधे एवं जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं। तीसरा है, सभी आग्नेय चट्टानें प्रारंभिक भूवैज्ञानिक इतिहास में निर्मित हुई एवं वर्तमान में आग्नेय चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया बंद हो गई है। कूट यहाँ पर दिया है, विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 1, 2, विकल्प सी है केवल 1 एवं 3 और विकल्प डी है सभी 1, 2, 3। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। पहला बता रहा है आपको कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने, जमने एवं रवा बनने की प्रक्रिया के फलस्वरूप है। यह कथन सही है। दूसरा है, आग्नेय चट्टानों में अवसादी चट्टानों की तरह परतें नहीं होती, परंतु पेड़ पौधों एवं जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ तक तो सही है। ये जो आधा वाक्य है, कथन है, ये सही है। परतें नहीं होती, आग्नेय चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, संधियां पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं, जबकि जीवाश्म की अनुपस्थिति होती है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो ये गलत हो गया कथन। सभी आग्नेय चट्टानें प्रारंभिक भूवैज्ञानिक इतिहास में निर्मित हुई एवं वर्तमान में आग्नेय चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया बंद हो गई। तो यह भी गलत है। इस प्रकार से आंसर ए सही होगा। केवल एक कथन जो है ये सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्थान जहां भूकंपीय घटना का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है कहलाता है। विकल्प ए केंद्र, विकल्प बी है अभिकेंद्र, विकल्प सी कोर, विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प बी अभिकेंद्र, या जिसे हम कहते हैं इपी सेंटर। वह स्थान जहां भूकंपीय घटना सर्वप्रथम अनुभव की जाती है उसे एपिसेंटर कहते हैं। और ये है फोकस क्या होता है? भूकंप की घटना धरातल के नीचे घटित हो, जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, इसे फोकस कहा जाता है। और धरातल पर ठीक इसी के ऊपर जहां पर सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है, तो इस बिंदु को या उस स्थान को एपिसेंटर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मोहोरोविकिक असंबद्धता में ये मध्य स्थित है। विकल्प ए निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल, विकल्प बी ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल, विकल्प सी निचली मेंटल एवं बाह्य कोर, विकल्प डी बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प सी निचली मेंटल एवं निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल, इसके बीच मोहोरोविकिक असंबद्धता स्थित है। यहाँ पर हम देख लेते हैं और अन्य भी असंबद्धता है जिनसे क्वेश्चन बनते रहे हैं। ये है आपकी ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, अपर मेंटल,
और ये लोअर मेंटल, ये आउटर कोर और इनर कोर, ये है अपर क्रस्ट, ये लोअर क्रस्ट, ये अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल, ये आउटर कोर और ये है इनर कोर। अब हम यहाँ पे समझते हैं कौन कौन सी असंबद्धताएं पाई जाती हैं। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कोन रॉड असंबद्धता पाई जाती है, कोन रॉड। फिर लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोहो, या ये जो यहाँ पर दिया है मोहोरोविकिक असंबद्धता, इसे शॉर्ट में मोहो असंबद्धता ही कहा जाता है। फिर अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में पाई जाती है आपकी रेपेटी असंबद्धता। फिर लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में पाई जाने वाली असंबद्धता को गुटेनबर्ग कहा जाता है, गुटेनबर्ग असंबद्धता। और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में पाई जाती है लेमैन असंबद्धता। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो मोहो असंबद्धता है वो कहाँ पूछी जाती है, निचली क्रस्ट और अपर मेंटल के मध्य। सही आंसर है इसका विकल्प ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसने पर्वत निर्माण के तापीय संकुचन सिद्धांत को प्रस्तावित किया? विकल्प ए जॉली, विकल्प बी डेली, विकल्प सी होम्स, विकल्प डी जेफरीज। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प डी जेफरीज। पर्वत निर्माण से संबंधित जेफरीज महोदय ने तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जबकि अन्य देख लेते हैं। जॉली ने रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत दिया था, रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत था। डेली ने महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, फिसलन सिद्धांत पर्वत से निर्माण है, पर्वत निर्माण से संबंधित ये भी सिद्धांत। और होम्स ने संवहनी तरंग सिद्धांत, संवहन तरंग सिद्धांत, जबकि जेफरीज ने तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन पर्वत निर्माण से संबंधित जो था उसका प्रतिपादन किया था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में घटक दिए हुए हैं और सूची 2 में स्थलाकृति दी हुई है। पहला है नदी जल, दूसरा हिमनद, तीसरा भूमिगत जल, चौथा पवन। यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। यहाँ पे स्थलाकृतियाँ दी हुई हैं। देखिए नदी जल द्वारा किसका निर्माण होता है? गोखुर झील का निर्माण होता है। हिमनद द्वारा ड्रबलिन स्थलाकृति का निर्माण होता है। भूमिगत जल द्वारा लेपिस और पवन द्वारा ज्यूगेन स्थलाकृति का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जब तीव्र दबाव के कारण वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर एवं क्षैतिज अवस्था में आ जाती हैं तो परिणाम स्वरूप बना वलन कहलाता है। विकल्प ए सममित वलन, विकल्प बी समनत वलन, विकल्प सी है परिवलन, विकल्प डी प्रतिवलन। इस प्रश्न का राइट आंसर है परिवलन। यहाँ पर समझते हैं परिवलन क्या होता है। यहाँ बोल रहा है समानांतर, जब दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर एवं क्षैतिज अवस्था में, अर्थात कुछ इस प्रकार से वलन होता है, इसे परिवलन कहते हैं। देखिए परिवलन और प्रतिवलन में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। परिवलन में क्या होता है कि जो दोनों भुजाएं होती हैं एक दूसरे के समानांतर एवं क्षैतिज अवस्था में कुछ इस प्रकार से हो जाती हैं वलन के अतिरिक्त वलन के कारण, अतिरिक्त संपीड़न के कारण। और जो प्रतिवलन होता है इसमें क्या होता है, जब अत्यधिक संपीड़न के कारण वलन की नीचे की भुजा ऊपरी भुजा के ऊपर विस्थापित हो जाती है, टूटकर अलग हो जाती है, विस्थापित हो जाती है अतिरिक्त संपीड़न के कारण, तो उसको हम प्रतिवलन कहते हैं। और यहाँ पर टूटती नहीं, यहाँ पर समानांतर एवं क्षैतिज अवस्था में आ जाती है, तो इसे परिवलन कहा जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है ज्वालामुखी क्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसको
ध्यान से पढ़िए, कहीं कहीं पर सही लिखा है तो इसमें हम लोग गलत कर देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। विकल्प ए है 80% ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट सीमाओं पर मिलते हैं। विकल्प बी पिलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक भयंकर और विस्फोटक होते हैं। सी है भूमध्य सागर में स्थित स्ट्रोम्बोली एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। डी है जब ज्वालामुखी मृतप्राय हो जाता है तो ज्वालामुखी पाइप के जमने से लावा प्लग का निर्माण होता है। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा विकल्प सी होगा। अन्य कथन देख लेते हैं। यहाँ पर सही है 80% ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट सीमाओं के किनारे मिलते हैं या सीमाओं पर मिलते हैं। अभिसारी प्लेट सीमा का मतलब यहाँ पर दो प्लेट आपस में टकराती हैं, दो प्लेट आपस में टकराती हैं, उसे अभिसारी सीमा कहा जाता है। वहां पर 80% ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। फिर पिलियन तुल्य ज्वालामुखी जो है सबसे अधिक भयंकर और विस्फोटक होता है, यह भी सही है। जब ज्वालामुखी मृतप्राय हो जाता है तो ज्वालामुखी पाइप के जमने के लावा प्लग का निर्माण होता है, यह भी सही है। जबकि भूमध्य सागर में स्थित ये जो स्ट्रोम्बोली है ये एक प्रक्षुब्ध नहीं बल्कि सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है क्योंकि इसमें समय समय पर सक्रिय ज्वालामुखी जिसके कारण इसमें समय समय पर ज्वालामुखी विस्फोट या फिर उद्भेदन होता रहता है या उस जगह से उस स्थान से लावा धुआं और अन्य पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, शंकु का निर्माण होता रहता है। इसीलिए स्ट्रोम्बोली को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्रोम्बोली को। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अपर्दन चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विकल्प ए अपर्दन का भौगोलिक चक्र WM डेविस। विकल्प बी है पेडिप्लेनेशन का चक्र LC किंग। विकल्प सी है सवाना का अपर्दन चक्र M मोरिसावा। और विकल्प डी है एपिसोडिक अपर्दन चक्र SA सुम। इस प्रश्न का यहाँ पर पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प सी सवाना का अपर्दन चक्र M मोरिसावा। ये जो मेल है ये गलत है, जबकि अपर्दन का भौगोलिक चक्र WM डेविस सही है। पेडिप्लेनेशन का चक्र जो LC किंग ने दिया था यह भी सही है। सवाना का अपर्दन चक्र मोरिसावा ने नहीं बल्कि पुस एंड थॉमस ने। पुस एवं थॉमस ने 1966 में सवाना का अपर्दन चक्र दिया था। अफ्रीका के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों पर के ऊपर उन्होंने ये अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रतिपादित की थी, पुस एवं थॉमस ने। जबकि ये जो मोरिसावा है M मोरिसावा, इन्होंने टेक्नो जियोमेट्री मॉडल दिया था। टेक्नो जियोमेट्री मॉडल ये मोरिसावा ने दिया था और अन्य जो है ये सही सुमेलित है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अपक्षय की वह क्रिया जो खनिजों में जल की वृद्धि से होती है कहलाती है? विकल्प ए ऑक्सीकरण। विकल्प बी कार्बनीकरण। विकल्प सी जलीय संलयन। विकल्प डी है जल योजन। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी जल योजन। अपक्षय की क्रिया, अपक्षय 3 क्रिया होती है अपक्षय की, 3 प्रकार होते हैं। एक होता है यांत्रिक या भौतिक अपक्षय, दूसरा होता है रासायनिक अपक्षय और तीसरा होता है जैविक अपक्षय। तो रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत ही पुनः 3 उसमें बढ़ता है। एक होता है ऑक्सीकरण, दूसरा है कार्बनीकरण और तीसरा है जल योजन। यहाँ पर ये जो जल योजन है ये सही है। अपक्षय की वह क्रिया जो खनिजों में स्थित जल की वृद्धि से होती है। क्या होता है इसमें, इस क्रिया में कि जो जल होता है वो जब चट्टानों के संपर्क में आता है तो
चट्टानों में स्थित जो विघटित पदार्थ होते हैं, चट्टानों में स्थित जो विघटित पदार्थ होते हैं वो जल के साथ घुल जाते हैं, जल के साथ घुल जाते हैं या मिश्रित हो जाते हैं। इसके कारण चट्टानें अपक्षयित हो जाती हैं, जिसे रासायनिक अपक्षय कहा जाता है, जलयोजन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जब सागरीय लहरें एवं धाराएं नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा परिवर्तित एवं नष्ट कर दें, क्या कर दें, परिवर्तित एवं नष्ट कर दें, तो परिणाम स्वरूप अपक्षयित डेल्टा कहलाता है। विकल्प ए रुंडित डेल्टा, विकल्प बी परित्यक्त डेल्टा, विकल्प सी है ज्वारनद मुखी डेल्टा और विकल्प डी चापाकार डेल्टा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा परिवर्तित एवं नष्ट कर दें, तो इसे हम कहते हैं विकल्प ए रुंडित डेल्टा। इसे क्या कहता है, रुंडित डेल्टा। रुंडित डेल्टा क्या होता है, जब सागरीय लहरें एवं धाराएं नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा को परिवर्तित या फिर नष्ट कर देती हैं, अपने साथ दो नदियों द्वारा लाए हुए निक्षेप को क्या करती है, सागरीय लहरें और धाराएं बहा ले जाती हैं, अपने साथ उस निक्षेप को बहा ले जाती हैं। तो जो डेल्टा होता है वो रुंडित हो जाता है, नष्ट हो जाता है या उसका परिवर्तन हो जाता है, इसे कहते हैं रुंडित डेल्टा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन अधिक ऊंचाई का मेघ है? विकल्प ए स्तरीय मेघ, विकल्प बी मध्य स्तरीय मेघ, विकल्प सी स्तरीय कपासी मेघ, विकल्प डी पछाव कपासी मेघ। इस प्रश्न का राइट आंसर है, यहाँ पर पूछ रहा है अधिक ऊंचाई का मेघ, तो विकल्प डी सही होगा, पछाव कपासी मेघ। पछाव कपासी मेघ जो है ये अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। देखिए बादलों का वर्गीकरण किया गया है उनकी संरचना के आधार पर, उनकी ऊंचाई और उनके विस्तार। बादलों को संरचना, ऊंचाई और विस्तार, उनके विस्तार के आधार पर बादलों को बांटा गया है। जो उच्च मेघ है, उच्च मेघ वो 6000 मीटर से 20,000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। 6000 से 20,000 की मीटर तक पाए जाते, की ऊंचाई तक पाए जाते। और इसके बाद मध्य मेघ आता है। अब पहले हम देख लेते हैं उच्च मेघ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। उच्च मेघ में आपका आएगा पछाव मेघ, पछाव मेघ और पछाव स्तरीय मेघ, पछाव स्तरीय और पछाव कपासी मेघ, ये उच्च मेघ के अंतर्गत आते हैं। फिर मध्य मेघ जो होता है उनकी ऊंचाई कितनी मानी जाती है, उनकी 2500 से 6000 मीटर उनकी हाइट मानी जाती है। इतनी ऊंचाई पर जो पाए जाते हैं मेघ उनको मध्य मेघ कहा जाता है। इसके अंतर्गत आपका आएगा उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, उच्च कपासी मेघ। उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और उच्च कपासी मेघ आता है। फिर उसके बाद निचले स्तर के मेघ जो आते हैं, निचले मेघ, इनकी जो होती है ऊंचाई वो 2500 मीटर से कम ऊंचाई पर पाए जाने वाले जो मेघ होते हैं उन्हें निचले मेघ कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका आता है स्तरीय मेघ है और स्तरीय कपासी, वर्षा स्तरीय, कपासी बादल और कपासी वर्षा बादल, ये निचले स्तर पर पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता रहा है और ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला ही क्वेश्चन है, तो इसको जरूर से आप अपने स्तर पर तैयार कर लीजिए एक बार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। संघनन की गुप्त ऊष्मा के मिलने पर ऊपर उठती हुई वायु के तापमान में हुई कमी कहलाती है। विकल्प ए सामान्य ह्रास दर, विकल्प बी शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, विकल्प सी है आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन और डी है उष्मांक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प सी आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। यहाँ पर बोला है संघनन की गुप्त ऊष्मा के मिलने पर ऊपर उठती हुई वायु के तापमान में हुई कमी कहलाती है। यहाँ पर देख लेते हैं, जब वायु ऊपर उठकर हल्की होकर फैलती है तो ठंडी होती है,
उसके ठंडे होने का एक दर होता है जिसे सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। तो सामान्य ताप पतन दर जो होता है वो 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इतनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान में वायु के तापमान में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान कम होगा। जब वायु ऊपर उठती है तब क्या होता है, उषांक बिंदु पर पहुंचकर हवा जब पूर्ण रूप से संतृप्त हो जाती है, वायु जब पूर्ण संतृप्त हो जाती है तो संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और संघनन की क्रिया प्रारंभ होती है और फिर उसके बाद क्या होता है कि संघनन की गुप्त ऊष्मा वायु में मिल जाती है। गुप्त ऊष्मा वायु में मिलती है जिसके कारण वायु पुनः ऊपर उठती है, हल्की होकर पुनः ऊपर उठती है। तो अब संघनन के बाद वायु का जो तापमान, वायु का टेम्परेचर कम होने का जो दर है उसे ही आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहते हैं। ये कितना होता है, आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कितना है, प्रति 1000 मीटर पर 6 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी तक किस दर पे हो रही थी, सामान्य तापपतन दर पे हो रही थी, लेकिन अब संघनन के बाद गुप्त ऊष्मा जब वायु में मिल जाती है तो वायु जब ऊपर उठती है तब वायु का टेम्परेचर फिर से कम होता है, तापमान में कमी आती है, लेकिन अब किस दर से हो रही है, आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन के कारण, जिसे हम वेट एडियाबेटिक कहते हैं। इसका दर क्या होता है, 1000 मीटर पर प्रति 1000 मीटर पर 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होगा। बात समझ में आ गई अब आपको। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है संघनन की गुप्त ऊष्मा के मिलने पर ऊपर उठती वायु के तापमान में हुई कमी कहलाती क्या है, आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। विकल्प ए BSHA उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। बी है CF वर्ष भर वर्षा, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। AW मानसूनी जलवायु, संक्षिप्त शुष्क ऋतु परंतु पर्याप्त वार्षिक वर्षा। और डी है DF आर्द्र शीत जलवायु, कोई शुष्क ऋतु नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है, यहाँ पर पूछ रहा है सही नहीं है, विकल्प सी सही होगा। यहाँ पर AW जो है ये मानसूनी जलवायु को नहीं दर्शाती है, जबकि AW जो है ये सवाना जलवायु को, सवाना तुल्य जलवायु को प्रदर्शित करती है। AM होता है, यहाँ पर AM होता तो ये मानसूनी जलवायु को प्रदर्शित करता है। और अन्य जो है ये BSHA ये सही है, ये स्टेपी जलवायु को प्रदर्शित करता है। CF जो है ये वर्ष भर वर्षा होती है, इसमें पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, ये भी सही है। और DF जो है आर्द्र शीत जलवायु, कोई शुष्क ऋतु नहीं होती। सवाना तुल्य जलवायु ये कहाँ पाई जाती है, इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला, में इसका विस्तार है। कोलंबिया, गायना और अफ्रीका में विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण, विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण दोनों में हर भागों में सवाना जलवायु का विस्तार है। और इसके अलावा पराग्वे और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में इस जलवायु का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। स्पेन एवं फ्रांस में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली स्थानीय पवन कहलाती है। विकल्प ए सिराको, विकल्प बी बोरा, विकल्प सी मिस्ट्रल, विकल्प डी फॉन। इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प सी मिस्ट्रल होगा। स्पेन एवं फ्रांस में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली जो वायु है ये मिस्ट्रल है। यह एक ठंडी शीत पवन है, ठंडी और शीत पवन है, जिससे सर्वाधिक प्रभावित होने वाले जो देश हैं वो है स्पेन और फ्रांस।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वर्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं का अनुक्रम सही है? विकल्प ए असंतृप्त वायु संघनन ओशांक वर्षण, विकल्प बी है असंतृप्त वायु ओशांक संघनन वर्षण, और विकल्प सी है ओशांक असंतृप्त वायु संघनन वर्षण, विकल्प डी है असंतृप्त वायु संघनन वर्षण फिर ओशांक। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प बी असंतृप्त वायु ओशांक संघनन फिर वर्षण। ये वर्षा के संबंध में ये प्रक्रिया जो है इनका सही अनुक्रम है। देख लेते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले असंतृप्त वायु। धरातल पर जब वायु गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठती है, वायु ऊपर उठती है, ये असंतृप्त है, गर्म है और असंतृप्त वायु है। वायु जैसे जैसे वायुमंडल में ऊंचाई पर बढ़ती है तो उसमें उसके तापमान में एक निश्चित दर से उसके तापमान में कमी होती है। 1000 प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हम सामान्य ताप पतन दर या नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, उस दर से वायु का तापमान जो होता है कम होता है। जब वायु एक ऊंचाई पर पहुंच जाती है और वायु ठंडी होने लगती है, तो ठंडी होकर जब वायु में 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती है, सापेक्षिक आर्द्रता जब वायु में 100% हो जाती है, तो हम उस वायु को क्या कहते हैं? असंतृप्त वायु जो थी वो अब क्या हो गई है? संतृप्त वायु। संतृप्त कब होती है वायु? जब 100% उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई है, अर्थात उसमें विद्यमान जो आर्द्रता और ग्रहण करने की जो उसमें क्षमता है, आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता है, वो पूर्ण हो चुकी है, 100% हो गई है, तो उसे हम कहते हैं संतृप्त वायु। और संतृप्त वायु संतृप्त कब होती है? जिस तापमान पर, जिस टेम्परेचर पर वायु संतृप्त होती है, उस बिंदु को ही हम ओशांक कहते हैं या ओस बिंदु कहते हैं। इसका कोई एक नियत तापमान नहीं है, निश्चित तापमान नहीं है। जिस भी टेम्परेचर पर, जिस भी तापमान पर वायु की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी, वही बिंदु ओशांक बिंदु या ओशांक कहलाता है। तो यहाँ पर जब वायु संतृप्त हो जाती है, तब उसके बाद उसमें संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद मेघ सीकर, जल सीकर का निर्माण होता है और उसके बाद वर्षा प्रारंभ होती है। तो इसका जो सही आपका क्रम होगा, सबसे पहले असंतृप्त वायु ओशांक बिंदु पर संतृप्त होती है, संतृप्त होने के बाद संघनन और फिर वर्षण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में चक्रवात का प्रकार दिया है और सूची 2 में क्षेत्र दिए हुए हैं। विकल्प 1 है टाइफून, विकल्प बी बेग्युओ, विकल्प 3 है हरिकेन, विकल्प 4 विलविलीज। यहाँ पर इनका मिलान करते हैं। चक्रवात जो होते हैं इनको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। टाइफून चीन में चक्रवात को, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहते हैं। बेग्युओ फिलीपींस में इन्हें बेग्युओ कहा जाता है। हरिकेन यूएसए में और विलीविलीज ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है चक्रवात को। भारत में इन्हें चक्रवात के नाम से जाना जाता है और जापान में इसे टाइफून, जापान में टाइफू के नाम से जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी एक जेट स्ट्रीम की विशेषता नहीं है? विकल्प ए ये हवाएं ऊपरी क्षोभमंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर सक्रिय पट्टी में प्रवाहित होती है। विकल्प बी है जेट स्ट्रीम का संचार केवल उत्तरी गोलार्ध में ही होता है। विकल्प सी इन हवाओं का मार्ग लहरदार एवं विसर्पण लिए हुए है। विकल्प डी है जेट स्ट्रीम के वायु वेग में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर आपको विशेषता नहीं है, तो
इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प बी, जेट स्ट्रीम का संचार केवल उत्तरी गोलार्ध में होता है। ये बात जो है ये गलत है, क्योंकि जेट स्ट्रीम का विस्तार जो है वो 20 डिग्री अक्षांश से लेकर 20 डिग्री अक्षांश से लेकर ध्रुवों तक दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार पाया जाता है। और जो अन्य यहाँ पर ये हवाएं ऊपरी क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर सक्रिय पट्टी पे प्रवाहित होती है, सही है। इन हवाओं का मार्ग लहरदार और विसर्पणी है, यह भी सही है। जेट स्ट्रीम में वायु वेग में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। ये जो जेट स्ट्रीम होती हैं ये शीत ऋतु में इनका जो वेग होता है वो ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है, ज़्यादा वेगवान होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अभिकथन ए, विश्वतीय क्षेत्र वर्ष भर वर्षा प्राप्त करते हैं। कारण है विश्वतीय क्षेत्र में उच्च आर्द्रता एवं उच्च तापमान संवहनी वर्षा उत्पन्न करते हैं। विकल्प ए सही है परंतु आर गलत है। विकल्प बी, ए गलत है परंतु आर सही है। विकल्प सी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प डी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, विकल्प डी। पढ़ लेते हैं यहाँ पर अभिकथन क्या है। विश्वतीय क्षेत्र वर्ष भर वर्षा प्राप्त करते हैं। संवहनी वर्षा प्राप्त होती है यहाँ पर। और विश्वतीय क्षेत्र में उच्च आर्द्रता और उच्च तापमान दोनों ही उच्च होते हैं। वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी हाई होती है और टेम्परेचर भी अधिक होता है, जिसके कारण ये संवहनी वर्षा उत्पन्न करते हैं। तो ये सही है, कारण जो है कथन का सही व्याख्या करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी वायु राशियों की उत्पत्ति के लिए एक आदर्श दशा नहीं है। विकल्प ए, समान तापमान सहित एक विस्तृत समान पृथ्वी का धरातल। विकल्प बी है वायु का अभिसरण होना चाहिए। विकल्प सी, एक लंबी अवधि तक वायुमंडलीय दशाएं स्थिर होनी चाहिए। विकल्प डी, उत्पत्ति क्षेत्र स्थलीय या महासागरीय होना चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर है, यहाँ पर दशा नहीं पूछ रहा है तो विकल्प बी सही होगा, वायु का अभिसरण होना चाहिए। यहाँ पर होगा कि वायु का क्षैतिज रूप से जो वायु प्रवाहित हो रहे, जो वायु बह रही हैं वो उनका अभिसरण नहीं बल्कि अपसरण प्रकार होना चाहिए, अपसरण से। यहाँ पर देख लेते हैं वायु राशि होती क्या है। वायु राशि वायुमंडल के उस विस्तृत और घने भाग को कहते हैं जिसमें विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज रूप में तापमान और आर्द्रता ह्यूमिडिटी में तापमान और आर्द्रता में संबंधी जो समानताएं लगभग समानताएं होती हैं। एक विस्तृत और घना एक ऐसा क्षेत्र जहां पर ऊंचाई में क्षैतिज रूप में तापमान और ह्यूमिडिटी में समानताएं पाई जाती हैं, समानताएं हो, उसे वायु राशि कहा जाता है। अब ये इनका विस्तार में, इनकी उत्पत्ति में कुछ आदर्श दशाएं हैं, जैसे समान तापमान होना चाहिए सहित एक विस्तृत समान पृथ्वी का धरातल होना चाहिए, अर्थात या फिर उत्पत्ति क्षेत्र क्या हो, पूर्णतः स्थलीय हो या फिर महासागरीय हो, क्योंकि उनके टेम्परेचर और इनके ह्यूमिडिटी में अंतर होगा, तो अंतर नहीं होना चाहिए। फिर एक लंबी अवधि तक वायुमंडलीय दशाएं भी स्थिर होनी चाहिए, तभी तो तापमान और ह्यूमिडिटी में समानता बनी रहेगी। और वायु का अभिसरण नहीं होना चाहिए बल्कि अपसरण हो, वायु का अपसरण होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताएं नहीं मिलती। विकल्प ए, दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका। विकल्प बी, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। विकल्प सी, उत्तर पश्चिमी यूरोप। विकल्प डी, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग। इस प्रश्न का राइट आंसर
विकल्प सी उत्तर पश्चिम यूरोप। देखिए दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार है। दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग जो है वहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार पाया जाता है। जबकि उत्तर पश्चिम यूरोप जो है यहाँ पर पश्चिमी तुल्य जलवायु पाई जाती है। जलवायु पाई जाती है और अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार पाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है यदि एक मानचित्र का प्रदर्शक भिन्न 1:3000 है जिसे 3 गुना छोटा किया जाए तो छोटे किए गए मानचित्र का प्रदर्शक भिन्न क्या होगा? विकल्प ए 1:1000, विकल्प बी 1:6000, विकल्प सी 1:9000, विकल्प डी 1:27,000। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प सी 1:9000। यहाँ पर समझते हैं जो आरएफ दिया हुआ है वह है 1:3000, मतलब 1 सेंटीमीटर जो है वो आपके 3000 सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। एक्चुअल जो ग्राउंड पर है 3000 सेंटीमीटर उसको 1 सेंटीमीटर पर प्रदर्शित कर रहा है। यदि हम सेंटीमीटर को इसको मीटर में बदल के देखते हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर 30 मीटर। ये 30 मीटर को जमीन के धरातल के 30 मीटर क्षेत्र को 1 सेंटीमीटर में प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ बोला जा रहा है छोटा किया जाए, 3 गुना छोटा किया जाए। यदि हम तो जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर स्केल ये कितने को प्रदर्शित कर रही है? अभी 30 मीटर को, धरातल के 30 मीटर क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। अब यहाँ बोल रहा है स्केल को यदि 3 गुना छोटा कर दिया जाए तो मतलब 90 मीटर। अब हमको क्या करना है, दिखाना 1 सेंटीमीटर पर ही है, 1 सेंटीमीटर पर के मापक पर अब हमें 90 मीटर, धरातल के 90 मीटर क्षेत्र को प्रदर्शित करना है। तो क्या होगा, ये जो खाने होंगे ये और छोटे हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब मापक को, स्केल को छोटा किया जाता है तो आरएफ जो होता है वो बढ़ता है। जितने भी बड़े मानचित्र होंगे उनको दिखाने के लिए, बड़े मानचित्र को दिखाने के लिए स्केल हमेशा क्या होगा, उतना ही छोटा होगा। जलवायु पाई जाती है और अन्य जो क्षेत्र हैं वहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यदि एक मानचित्र का प्रदर्शक भिन्न 1:3000 है जिसे 3 गुना छोटा किया जाए, 3 गुना छोटा किया जाए तो छोटे किए गए मानचित्र का प्रदर्शक भिन्न क्या होगा? विकल्प ए 1:1000, विकल्प बी 1:6000, विकल्प सी 1:9000, विकल्प डी है 1:27,000। यहाँ पर जो सही आंसर है विकल्प सी होगा 1:9000। देखिए स्केल से और मापक से एक प्रश्न जरूर बनता रहा है, तो इसे एक बार अपने स्तर पर आप जरूर इसकी तैयारी कर लीजिएगा स्केल की। यहाँ पर बोला है प्रदर्शक भिन्न जो है 1:3000 है और इसे छोटा करने पर, 3 गुना छोटा करने पर, जब भी हम क्या करते हैं, स्केल 3 गुना छोटा किया जाए तो छोटे किए गए मानचित्र का प्रदर्शक भिन्न, जब भी हम स्केल को क्या करेंगे, छोटा करते हैं, छोटा करते हैं तो उसका जो आरएफ होता है वो बड़ा होता है। स्केल कम किया तो आरएफ जो होगा वो बड़ा होगा। यहाँ पर बोला है 3 गुना छोटा करने पर। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर अभी 3000 मीटर को दिखा रहा है, 1 सेंटीमीटर 3000 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है। अब मानचित्र प्रदर्शित कर रहा है, अगर स्केल को हम 3 गुना कम करते हैं, 3 गुना
कम करते हैं तो अब ये जो 1 सेंटीमीटर होगा ये 9,000 मीटर को प्रदर्शित करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। विकल्प ए, एक स्थान पर तापमान एवं वायुदाब के बीच का सहसंबंध गुणांक 3.5 है। विकल्प बी, प्रमाप विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। विकल्प सी, प्रमाप विचलन का वर्ग विचरण गुणांक कहलाता है। विकल्प डी, लॉरेंज वक्र किसी समंक श्रेणी के अपकिरण को प्रदर्शित करने की एक आलेखी विधि है। यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है, इस हिसाब से इसका विकल्प डी जो है वो सही होगा। लॉरेंज वक्र जो होता है वो किसी समंक श्रेणी के अपकिरण को दिखाता है। लॉरेंज वक्र एक विधि है मेजर ऑफ डिस्पर्शन शो करने की, डिस्पर्शन दिखा अपकिरण की को मापने की एक आलेखी विधि है लॉरेंज वक्र। सही है। अन्य देखते हैं, ये जो 3 है ये तीनों गलत है। इसमें दूसरा हम देखते हैं, प्रमाप विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है। गलत है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, जबकि प्रमाप विचलन जो है ये भी अपकिरण को ही प्रदर्शित करता है, ये भी डिस्पर्शन का मेजरमेंट है, डिस्पर्शन को शो करता है। फिर प्रमाप विचलन का वर्ग विचरण गुणांक कहलाता है, ये गलत है। प्रमाप विचलन का जो सापेक्ष माप निकलती है जब हम उसको प्रतिशत में ज्ञात करते हैं, सापेक्ष माप का मानक जो होता है विचलन गुणांक कहलाता है, और जब हम इस सापेक्ष माप का प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो इससे जो निकलने वाला मान होता है उसको विचरण गुणांक कहलाता है, ना कि प्रमाप विचलन का वर्ग, बल्कि प्रमाप विचलन का जो प्रतिशत होता है उसे विचरण गुणांक कहते हैं। तो इस हिसाब से सही आंसर विकल्प डी होगा, यही यहाँ पर ही कथन सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। समुद्र का खारापन सर्वाधिक है। विकल्प ए, भूमध्यरेखीय प्रदेश में। विकल्प बी, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। विकल्प सी, उपद्रवीय क्षेत्रों में। विकल्प डी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प बी, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, या फिर हम इसे कह सकते हैं अयनवर्ती क्षेत्रों में। अयनवर्ती क्षेत्रों में क्या होता है, समुद्र का खारापन सर्वाधिक पाया जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में समुद्री धारा है, सूची 2 में महासागर का नाम। पहला है ओयासियो, दूसरा बेंगुला धारा, तीसरा है हम्बोल्ट धारा, चौथा कनारी धारा। यहाँ पर मिलान करते हैं। आयोसियो धारा जो है वो उत्तरी प्रशांत महासागर में है। बेंगुला धारा जो है आपकी ये बेंगुला धारा जो है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। हम्बोल्ट धारा ये आपके दक्षिणी प्रशांत महासागर, और कनारी धारा ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में। एक बार फिर से मिलान कर लेते। ओयासियो धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, बेंगुला धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, हम्बोल्ट धारा जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर, और कनारी धारा उत्तर अटलांटिक महासागर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है महाद्वीपीय मग्न तट का औसत ढाल 5 डिग्री से 8 डिग्री है। विकल्प दूसरा है महाद्वीपीय मग्न तट नदियों के मुहाने पर सामान्यतः चौड़े होते हैं, और तीसरा है यहाँ पर अंतःसागरीय कंदराएं सामान्यतः महाद्वीपीय मग्न तट के समानांतर मिलती हैं। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 2 एवं 3, और विकल्प डी है सभी 1, 2 एवं 3। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प 2 केवल बी, केवल बी सही है। यहाँ पर देख लेते हैं जो गलत है। महाद्वीपीय मग्न तट का औसत ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री तक होता है। ढाल इनका 1 डिग्री से 3 डिग्री होता है, और यदि इनकी गहराई देखें तो 100 फैदम गहराई महाद्वीपीय मग्न तट की
कदम होती है। और दूसरा देखते हैं, ये जो ढाल दिया है यहाँ पे, जो इनका ढाल बताया है महाद्वीपीय मग्न तट का, महाद्वीपीय मग्न तट का ढाल 5 डिग्री से 8 डिग्री नहीं होता, बल्कि महाद्वीपीय मग्न ढाल का, मग्न ढाल का औसत ढाल 5 डिग्री से 8 डिग्री होता है। फिर दूसरा देखते हैं यहाँ पर, महाद्वीपीय मग्न तट नदियों के मुहाने पर सामान्यतः चौड़े होते हैं। ये सही है कथन, क्योंकि नदियों के मुहाने के पास जो तट होता है वो चौड़ाई होती है, उनमें चौड़ा होता है। यदि कोई तट पर, तटीय भाग पर कोई पर्वतीय भाग है, कोई पर्वत है वहाँ पर, तो महाद्वीपीय मग्न तट जो होते हैं वो संकरे होते हैं। तीसरा है, अंतरसागरीय कंदराएं सामान्यतः महाद्वीपीय मग्न तट के समानांतर नहीं मिलती हैं, लंबवत मिलती हैं, लंबवत इनका विस्तार होता है। महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय मग्न ढाल के लंबवत अंतरसागरीय कंदराएं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। प्रवाल भित्तियां निर्माण का स्थिर स्थल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकल्प ए डार्विन, विकल्प बी है डेली, विकल्प सी मूरे, विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी मूरे। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कितनी बार आप देख रहे हैं, लगातार सॉल्व कर रहे हैं, तो कितनी बार ये पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर है विकल्प सी मूरे। प्रवाल भित्ति से संबंधित सिद्धांत है ये स्थिर स्थल सिद्धांत। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। प्रवाल के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुकूल दशा है? पहला है विकल्प ए 100 मीटर से अधिक की गहराई, अधिक की महासागरीय गहराई। विकल्प बी है 35% से ज्यादा महासागरीय जल की लवणता। विकल्प सी नदियों का शुद्ध जल। विकल्प डी महासागरीय जल का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो। यहाँ पर अनुकूल दशा पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प डी होगा। महासागरीय जल का तापमान 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए, तभी वहाँ पर प्रवाल का विकास हो सकेगा। अन्य देखते हैं, 100 मीटर से अधिक की गहराई पर इनका विकास नहीं होता है, बल्कि 60 से 77 मीटर की गहराई में इनका विकास होता है प्रवालों का। यदि फीट में बात करते हैं 200 से 250 फीट की गहराई में प्रवाल विकसित होते हैं। 35% से ज़्यादा महासागरीय जल की लवणता नहीं होनी चाहिए, बल्कि लवणता 27 से 30 के बीच में होनी चाहिए, वहीं पर इन प्रवालों का विकास होता है। नदियों का शुद्ध जल नहीं होना चाहिए, शुद्ध जल में भी ये विकसित नहीं हो पाते हैं, नदियों के शुद्ध जल में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? विकल्प ए कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प बी मीथेन, विकल्प सी क्लोरीन, विकल्प डी नाइट्रस ऑक्साइड। इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प सी क्लोरीन। क्लोरीन जो है ये ग्रीन हाउस गैस से शामिल नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये 5 प्रमुख गैसें हैं ग्रीन हाउस गैस में शामिल है, जिन्हें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं? विकल्प ए बायोम, विकल्प बी इकोटोन, विकल्प सी बायोटॉप, विकल्प डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प बी इकोटोन। तो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य का ये जो संक्रमण क्षेत्र है, इसको इकोटोन या संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर सूची 1 में पोषण स्तर दिया है, सूची 2 में जीव दिए हुए हैं। विकल्प 1 है स्वपोषी, विकल्प 2 शाकाहारी, विकल्प 3 मांसाहारी, विकल्प 4 सर्वाहारी। यहाँ पर मिलान करते हैं। स्वपोषी के अंतर्गत आता है घास। देखिए जो उत्पादक होते हैं, मतलब पेड़ पौधे,
पेड़ पौधे, घास, ये सब क्या है, ये उत्पादक हैं, उपभोक्ता तो नहीं है, ये उत्पादक हैं। तो ये स्वपोषी होते हैं। और शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये क्या है, उपभोक्ता, ये परपोषी होते हैं। यहाँ पर मिलान करते हैं, घास स्वपोषी, शाकाहारी में भेड़ होगा, मांसाहारी तेंदुआ और सर्वाहारी मानव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किसने भूगोल को पृथ्वी के धरातल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन बताया? विकल्प ए हार्टसोन, विकल्प बी हम्बोल्ट, विकल्प सी रिटर, विकल्प डी बैरोज। यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प सी रिटर। रिटर महोदय ने कहा था, ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने पृथ्वी के भूगोल को पृथ्वी के धरातल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन बताया। कथन पूछे जाते रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल का विषय क्षेत्र है? विकल्प ए अवस्थिति, विकल्प बी मानव पर्यावरण अंतर संबंध, विकल्प सी है प्रादेशिक विश्लेषण और विकल्प डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प डी उपयुक्त सभी। यहाँ पर भूगोल का विषय क्षेत्र पूछ रहा है, तो भूगोल के विषय क्षेत्र में अवस्थिति भी है, मानव पर्यावरण अंतर संबंध के विषय में भी हम अध्ययन करते हैं, प्रादेशिक विश्लेषण भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही भूगोल के विषय क्षेत्र में शामिल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल के विकास के इतिहास का सही अनुक्रम है? विकल्प ए यूनान, रोमन, अरब, अंधयुग, विकल्प बी है रोमन, अरब, यूनान, अंधयुग, विकल्प सी अंधयुग, यूनान, रोमन, अरब, और विकल्प डी है यूनान, रोमन, अंधयुग, अरब। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प डी यूनान, फिर रोमन, अंधयुग, फिर अरब। अरब भूगोलवेत्ता आए थे, इनका सही क्रम है यूनान भूगोलवेत्ता, फिर उसके बाद रोमन भूगोलवेत्ता, फिर बीच में अंधयुग आ गया था, और फिर उसके बाद अरब भूगोलवेत्ता आए थे। सही अनुक्रम यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में स्कूल दिए हुए हैं और सूची 2 में विद्वानों का नाम दिया है। पहला है जर्मन, दूसरा फ्रांसीसी, तीसरा ब्रिटिश, चौथा अमेरिकन। यहाँ पर मिलान करते हैं। जर्मन ए हेटनर जो थे ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे, जीन ब्रून्स फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता जो थे एजे हर्बर्टसन थे, और अमेरिकन भूगोलवेत्ता मार्क जेफरसन थे, वो अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? विकल्प ए द ज्योग्राफी ह्यूमेन, जीन ब्रून्स, विकल्प बी है ब्रिटेन एंड द विसिट सीज, डडले स्टाम्प, विकल्प सी ज्योग्राफी अ मॉडर्न सिंथेसिस, पीटर हैगेट, विकल्प डी द स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी, एस.डब्ल्यू. वुलरिज। यहाँ पर गलत सुमेलित है, इस हिसाब से विकल्प बी सही होगा। ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सीज जो है डडले स्टाम्प की नहीं है, बल्कि मैकिंडर की है। ये पुस्तक मैकिंडर की है। अन्य द ज्योग्राफी ह्यूमेन जीन ब्रून्स की है। ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस ये पीटर हैगेट की है। द स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी ये एस.डब्ल्यू. वुलरिज की है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही हो और आपके लिए हेल्पफुल भी हो काफ़ी। यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।